हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और रियल इंटीग्रेशन में मेनली क्या डिफरेंस होता है। तो रियल इंटीग्रेशन में हमने देखा होगा कि x के लॉन्ग अगर आप कर रहे हो तो x की वैल्यू दी जाती है कि x a से b पे करो, आपको फंक्शन दिया जाएगा dx, ठीक है। और एक आपको कॉम्प्लेक्स में दिया जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से z2 पे जाओ, एफ जी डी जेड का आपने इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी थी जो कि एफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन निकालना है वो जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी एक्स की या वाई की जो भी थी, क्योंकि रियल लाइन पे हम यहाँ क्या करते थे, रियल एक्सिस पे ये काम होता था हमारा। तो वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी थी कि अगर बी ए से बड़ा है और ए से बी है तो हम इस तरह से एक ही पाथ फॉलो होता था हमारा अलोंग रियल एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बारी आती है तो हमें पता है कि जब दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं z1 से z2 पे, तो यहाँ z1 से z2 के अलोंग जाने के बहुत से तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप जा सकते हो, यहाँ पे इस कर्व के जा सकते हो, बहुत सारे कर्व यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं जो z1 से z2 जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गई कर्व की कि अगर आपको एफ जेड का इंटीग्रेशन करना है z1 से z2 पे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम z1 से z2 पे जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं या कौन से कर्व की अलोंग हम बात कर रहे हैं। ये ऐसा रियल एक्सिस में नहीं था, क्योंकि रियल इंटीग्रेशन के अंदर जस्ट हमारी पॉसिबिलिटी क्या थी, अलोंग दी एक्स एक्सिस एक ही पाथ फॉलो होता था। यहाँ पे अलग अलग पाथ फॉलो होंगे, तो उस वजह से यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करनी पड़ती है, फिर बाद में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कर्व, कर्व क्या होता है, जो हम ये बना रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको नोटेशन हम दे सकते हैं गामा से। जो हमारा एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है एनी क्लोज इंटरवल a टू b, जहाँ पे b आपका a से बड़ा है, यहाँ b बड़ा है, और इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका रेंज जो आती है आपकी वो कॉम्प्लेक्स में आती है। तो क्या होता है, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी पे अगर वो कॉन्टीन्यूस हो जाता है इनटू सी, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है जो आपका कर्व होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो गामा ए जब आप इनिशियल पॉइंट पुट करोगे तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट होगा वो एक्स वाई स्टपल में फॉर्म में नज़र आएगा, यानी गामा ए जो आएगा वो आपका एक्स ऑफ ए वाई ऑफ ए, इस तरह से वो दिखने वाला है। यानी कि गामा के एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करते हो कि कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा मेनली वो आपका x प्लस अयोटा वाई टाइप का होने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि जो रेंज आएगी वो हमारी कॉम्प्लेक्स प्लेन में आएगी। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, x प्लस अयोटा वाई टाइप के, ठीक है। ये हमने कर लिया कि गामा एक कर्व होता क्या है। अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जान लेते हैं कि इसके लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाती है। पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी कि हम यहाँ से कुछ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, वो आगे जाके टू टपल्स में बन रही है। तो यानी कि अगर आप एक पैरामीटर लेते हो t और x और y दोनों को आप इन दी फंक्शन ऑफ वाई टी में आप दिखा सकते हो, तो ये आपकी इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट सर्कल की, तो अगर आप यहाँ पे x को कोस थीटा और y को साइन थीटा ये लिखो तो इसको सेटिस्फाई करने वाली है। यानी कि हमने x को भी इन दी फंक्शन ऑफ थीटा में लिख दिया, y की भी फॉर्म इन दी फंक्शन ऑफ थीटा में लिख दिया, और यहाँ पे थीटा हमें पता है सर्कल के लिए कहा जाता है 0 से 2 पाई के अंदर। यानी कि ये हमें क्लोज्ड इंटरवल मिल गया जिसकी हम बात कर रहे थे।
यानी कि गामा आपका 0 से 2 पाई से कॉम्प्लेक्स प्लेन या R2 के अंदर आप बात करो, ठीक है। तो यहाँ से ये कर्व आपका सर्कल बन जाता है इस फॉर्म का, क्योंकि हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 0 से 2 पाई पे, और ये गामा जो पाथ होगा आपका वो यहाँ आएगा। तो गामा 0 पुट करोगे इसमें, तो हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू कोस थीटा है। जब थीटा को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ। यानी कि गामा 0 जो है वो आपका क्या होगा, x ऑफ 0 y ऑफ 0, यानी कि x ऑफ 0 जब यहाँ पुट करोगे तो 1 आएगा, y ऑफ 0 यहाँ पुट करोगे तो वो 0 आएगा, यानी कि 1 0 पॉइंट, ये पॉइंट आपको मिल गया। इस तरह से आप 2 पाई पे वैल्यू दे सकते हो, बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर आप वैल्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो a और b एंड पॉइंट्स थे, तो गामा ऑफ a ये आपका x ऑफ a y ऑफ a ये आएगा, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ऑफ कर्व गामा। और गामा ऑफ b यानी कि हमने पॉइंट एक्स बी वाई ऑफ बी, इसको हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फॉर्म समझ सकते हैं कर्व के लिए। तो सबसे पहले इनका आपको पता होना चाहिए। फिर कर्व से रिलेटेड हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने बात की थी कर्व क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल। अब अगर ये गामा डिफरेंशिएबल हो जाता है, इफ गामा इज डिफरेंशिएबल, अब अगर डिफरेंशिएबल होगा तो आपको ए और बी पॉइंट्स एंड पॉइंट्स नेगलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गामा अगर डिफरेंशिएबल हो गया देन गामा इज सेड टू बी स्मूथ कर्व, तब हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ कर्व। फिर है सिंपल कर्व, गामा हमने डिफाइन कर लिया, क्लोज्ड इंटरवल, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कर्व क्या होगा कि इफ गामा डज नॉट इंटरसेक्ट itself except end points, ठीक है। अगर एंड पॉइंट्स को छोड़ के कोई भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको T1 गामा T2 अगर ये आएगा तो वो इम्प्लाई आपको करेगा कि T1 और T2 ही इक्वल हैं फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए से बी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल कर्व हो जाता है। अब अगर इन फाइनल एंड पॉइंट्स पे अगर इक्वल हो जाता है, ये एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज इक्वल आ गई, मीन्स आपको अगर गामा ऑफ ए और गामा ऑफ बी ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इफ विच इम्प्लाइज दैट गामा इज क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अगर वो इनके अलावा कहीं भी कट नहीं करता, इन दो पॉइंट्स के ऊपर कट करता है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अकेली बात ये हो रही है तो उसको क्लोज्ड कर्व, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसके सेम है तो उसको हम क्लोज्ड कर्व बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, सर्कल ले सकते हो आप, क्योंकि सर्कल में आप देख सकते हो कि एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, बीच में कहीं भी ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करो इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड पॉइंट्स तो ये हैं, लेकिन इनकी पहले इसने इंटरसेक्ट कर दिया। तो ऐसा कोई कर्व अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे इट सेल्फ को कर्व कट कर देता है, तो उसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलते, ऐसे कर्व्स को हम सिंपल कर्व बोलते हैं। और एंड पॉइंट्स मिले हुए हैं तो उनको हम बोल देते हैं क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन आती है हमारी
कंटूर, कंटूर क्या होता है, व्हाट इज कंटूर? तो अभी हमने किया कि स्मूथ फंक्शन क्या होता है, सॉरी स्मूथ कर्व क्या होता है। तो जो कंटूर होता है वो क्या होता है, पीस वाइज स्मूथ कर्व, पीस वाइज स्मूथ कर्व। जैसे कि मान लो आपको एक कर्व दिया हो कि पहले ये गामा 1 दे दिया, फिर यहाँ से गामा 2 दे दिया, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, गामा 3। तो ये आपको कर्व दिया हुआ है, ठीक है। जब आप गामा 1 से गामा 1 की ये लेंथ देखोगे तो ये स्मूथ नज़र आ रहा है आपको कहीं भी पॉइंट या आप देख सकते हो कि जो कॉर्नर आ रहा है वो एंड पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल हुए, यहाँ पे इक्वल हुए, तो ये पार्ट भी इसका क्या है, स्मूथ है, यहाँ पे ये पार्ट भी स्मूथ है। यानी कि जिनके कम्बिनेशन में इसको लिखा जा रहा है, जोड़ जोड़ के लिखा जा रहा है, वो क्या होने चाहिए, स्मूथ कर्व्स होने चाहिए। और जहाँ पे ये जुड़ रहा है, यानी कि गामा 1 अगर आप बात कर रहे हो, गामा 1 का टी इक्वल होगा गामा 2 ऑफ टी, ये 2 पॉइंट्स इक्वल होंगे। अगर 2 कंटूर लेमडा आई और लेमडा आई प्लस 1 जुड़ रहे हैं तो उनसे लेमडा आई टी की वैल्यू, एंड पॉइंट्स की वैल्यू, एंड पॉइंट्स अगर ए बी हैं, इसका फाइनल पॉइंट यानी बी और नेक्स्ट जो आगे होगा उसका इनिशियल पॉइंट आई प्लस 1 का इनिशियल पॉइंट ये इक्वल होने चाहिए। इस तरह से अगर कंटूर मिल रहा है आपको, कोई कर्व मिल रहा है इस तरह से जो पीस वाइज स्मूथ है, तो उसको हम नेमिंग करते हैं कंटूर। तो कंटिन्यूस होना चाहिए क्योंकि कर्व की बात हो रही है। तो एक आधे पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स पे अकेले कहाँ आ सकता है, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, स्मूथ हो या ना हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमारी होगी कंटूर की। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसा कि हमने रियल इंटीग्रेशन में भी देखा होता है कि वो लीनियर होता है, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आ जाता है, तो उस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे भी क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर आपको गामा के अलोंग 2 फंक्शंस के सम को इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप अलग अलग भी कर सकते हो कि आप गामा के अलोंग एफ जेड का इंटीग्रेशन कर लो प्लस गामा के अलोंग जी जेड का कर लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी दोनों से सिमिलर है कि अगर गामा के अलोंग किया जा रहा है, कोई सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ एफ जेड डी जेड, ये कुछ भी हो सकता है, सी आपका कॉम्प्लेक्स में से, ठीक है, कांस्टेंट, तो यहाँ से आप सी को बाहर निकाल सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी ये आ जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आप इन दोनों को कंबाइन करके एन पार्ट तक भी कर सकते हो कि अगर आपको गामा के अलोंग इंटीग्रेशन किया जा रहा है C1 F1 ऑफ जेड प्लस C2 F2 ऑफ जेड, अप टू ये काम हो रहा है आपका CN FN जेड तक, तो आप इसको इक्वल लिख सकते हो। C1 बाहर निकल जाएगा, F1 जेड डी जेड प्लस C2 F2 जेड डी जेड अलोंग गामा अप टू ये चला जाता है आपका CN तक, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर है फाइनाइट्स पार्ट के लिए, जब मोर देन 1 आ जाएं, मोर देन 2 आ जाएं पार्ट्स। फिर आप P4, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आप जो कर सकते हो वो हमने डायरेक्शन वाला काम किया होता है कि जब A to B आप इंटीग्रेशन करते हो रियल का, तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो B to A आते हो तो वहाँ पे माइनस का फ़र्क पड़ जाता है ओरिजिनल इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है, ये हमने किया होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्शंस बहुत सारी हैं, तो हम जो जनरल और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जो डायरेक्शन यूज़ की जाती है वो आपकी जनरली की जाती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरल माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गामा को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, फिर हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी कि अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी यानी क्लॉकवाइज कर दी, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, तो माइनस गामा को हम नोटेट कर रहे हैं कि हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ पे माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि आपने कर्व की डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा, माइनस का, जो रियल के अंदर था वही यहाँ पे है,
कॉम्प्लेक्स के अंदर भी सेम फैक्ट है, बस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का चक्कर होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी आप कर सकते हो। ये तो दो फंक्शन थे, अगर जैसे कि आपका कंटूर हो, जैसे कि हमने किया था कि गामा 1 और गामा 2 दो लेंथ से बना हुआ कोई कर्व है, तो आप एफ जेड और डी जेड का इंटीग्रेशन करना हो तो इसको गामा 1 पे अलग कर लो और गामा 2 पे आप अलग कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद हमने एक एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का मोड जो लिया होता है वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स का मोड इस तरह से हमने किया होता है वहाँ पे, ठीक है। ये भी हम रियल इंटीग्रेशन के यूज़ करते हैं। तो इसी से सेम एज इट इज़ हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है कि अगर आपको एफ जेड डी जेड का मोड जो आएगा, इंटीग्रेशन का मोड जो होता है अलोंग गामा कर्व, तो वो लेस देन इक्वल टू एफ जेड और डी जेड का मोड और सेम अलोंग गामा कर्व आ जाता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे जो डी जेड माना जाता है आपका डी जेड का मोड और गामा, तो वो लेंथ होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना कि मोड डी जेड जो है अकेला इंटीग्रेशन क्या नोटेट करेगा, लेंथ ऑफ द आर्क या लेंथ ऑफ कर्व जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, जो हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। स्टूडेंट्स जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, और बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं जो आपके इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो जस्ट फॉर्मुलेटिकली पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है डी जेड के लॉन्ग, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। Z1 आपको दिया हुआ है 0 + 0 आयोटा, और Z2 जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 1 + आयोटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि Z1 को आप 0 से 0 और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो 1 से 1 पे। अब अलोंग दी y = x है, तो हमें पता है z = क्या होता है x + आयोटा y, यानी कि अलोंग y = x की बात करोगे तो वहाँ पे आपको z किस तरह का दिखेगा, x + आयोटा x, यानी कि x 1 + आयोटा टाइप का। तो यहाँ पे dz का मीनिंग क्या होगा, 1 + आयोटा, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो dx, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ x कर दो, dz की जगह आप d आयोटा करोगे। तो देखो यहाँ पे हमने x² - आयोटा y को क्या लिखा, x। अब dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + आयोटा dx। अब इंटीग्रेशन विद चेंज हो उसको किस में, x के विद रिस्पेक्ट, रियल इंटीग्रेशन में जा चुका, तो हमें x की लिमिट्स पता होनी चाहिए। अब जब Z1 आपका Z2 जा रहा था तो वहाँ पे x कहाँ से कहाँ चेंज हुआ था, तो x की वैल्यू चेंज हुई थी 0 से 1, तो आप यहाँ x की लिमिट्स क्या पुट कर दोगे, 0 से 1। फिर यहाँ से 1 + आयोटा बाहर आएगा, अंदर वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो वो 0 से 1 ये आएगा x³ - आयोटा x² 2, ठीक है। फिर ये 1 + आयोटा, जब आप 1 पुट करोगे तो ये 1/3 - आयोटा 2 बचने वाला है, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिलेगा ये 1/3 - आयोटा 2 + आयोटा 3 + 1/2। तो यहाँ से ये बचा आपके पास 1 + 3/2, इनको अलग अलग रियल को अलग कर लो, आयोटा कॉमन ले लोगे तो 1/3 - 1/2, यानी कि ओवरऑल जो ये बनेगा वो बनेगा आपका 2 + 3, 6 एलसीएम। रेशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ पे ये आएगा 5/6 और ये आएगा माइनस आयोटा 6, आई थिंक यही आएगा 2 - 3 -1 बचेगा, हाँ माइनस आयोटा 6, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 5 - आयोटा 6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस टाइप का होता है, तो हमें
इस तरह से वो हैंडल क्वेश्चन करना होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, इन इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो डायरेक्टली यूज होती है, ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन और कब ये आप ये ग्रीन्स थ्योरम लग सकती है वो हम देखते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन देखा हुआ है अलोंग गामा जो कर्व है एफ जेड डी जेड। अब पहले तो आपने ये समझना है कि ग्रीन्स थ्योरम आप इस इंटीग्रेशन पे कब लगा पाओगे। तो पहली कंडीशन जो है हमारी क्या रहेगा कि गामा जो कर्व है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। सेकंड क्या है कि जो एफ जेड आ रहा होगा वो आपका किस टाइप में होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस तरह का होना चाहिए पहले वो, ठीक है। और थर्ड क्या रहेगा, इस टाइप का होने के बाद जो m और n है एक्स वाई की जो फंक्शंस है m एंड n एक्स वाई आर कॉन्टिन्यूअस प्लस डेरिवेटिव इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कि इनके आप पार्शियल डेरिवेटिव्स करोगे वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है कि गामा क्लोज्ड है, एफ जेड की आपको इस तरह से एफ जेड की फॉर्म है और एम एक्स एन एक्स वाई को आपने चेक किया भी कॉन्टिन्यूस है खुद भी, और उनके पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं वो भी कॉन्टिन्यूस है, तब हम ग्रीन्स थ्योरम लगाते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम के अलोंग द गामा, जिस गामा के आप बात कर रहे हो, अलोंग जिस गामा के का बात होगी एफ जेड डी जेड की, तो अब एफ जेड डी जेड आपका क्या हो चुका होगा, क्लोज्ड कर्व है, तो उसकी नोटेशन ये हो जाएगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब ये कर्व अगर आपका क्लोज्ड है, यानी कि इस तरह का कहीं ना कोई कुछ ऐसी कुछ भी शेप बन सकती है, वो जिस टाइप का भी होगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके मिले होंगे, ठीक है, इस तरह से क्लोज्ड होगा। तो वो जब कर्व आपका अगर क्लोज्ड हुआ तो वो किसी न किसी एक रीजन को भी क्या करेगा, बाउंड करेगा अपने अंदर। तो ये जो बात कर रहे हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव की और कंटिन्यूटी की, वो बात किस में कर रहे हैं, इस रीजन में, क्लोज्ड रीजन में। इसको आर से नोटेट कर सकते हैं, जिस रीजन को कर्व आपका क्लोज्ड करेगा, बाउंड करेगा, उस रीजन के अंदर ये सब कुछ आपका होना चाहिए, ठीक है। तब आप लिख सकते हो कि इस इंटीग्रेशन को करने का मीनिंग है कि जो रीजन आ रहा है उस पर हम सॉल्व आउट करें n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx dy। तो ये आपकी ग्रीन्स थ्योरम होती है जो हेल्प करती है, अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ रहा हो तो आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।